नमस्ते साथियों, मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। क्लास है हमारी 19वीं क्लास। आज इसमें हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल हम पढ़ रहे हैं। आदिकाल का ये 12वां भाग है और आदिकाल में भी आदिकालीन लौकिक साहित्य जो है वो हम देख रहे हैं। और लौकिक साहित्य में विद्यापति ठाकुर, मैथिल कोकिल को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और पिछला जो आदिकालीन लौकिक साहित्य है, जो पिछली क्लास थी, उसमें हमने ढोला मारूरा दूहा, वसंत विलास, ये रचनाएं हम देख चुके हैं। तो आज हम विद्यापति को शुरू करते हैं। चलिए विद्यापति के बारे में देखते हैं। सबसे पहले विद्यापति, पूरा नाम विद्यापति ठाकुर, विद्यापति का परिचय देख लेते हैं। जन्म जो है सर्वमान्य मत 1350 ईस्वी इनका माना जाता है। और ये मत क्या है? सर्वमान्य मत है। जन्म स्थान, हालांकि विद्वानों ने अलग अलग जो है इनका जन्म काल माना है। सभी विद्वान एक मत जो है इनके जन्म को लेकर नहीं है, लेकिन सर्वमान्य सा जो आपको मैं बता रहा हूँ 1350 ईस्वी इनका जन्म जो है वो माना जाता है। बिहार के जन्म स्थान देखिए, बिहार के दरभंगा जनपद, दरभंगा जिले के बिस्पी नामक गांव में, बिस्पी गांव जो है वो शिव सिंह ने इन्हें दिया था। शिव सिंह ने विद्यापति को दिया विस्पी गांव। तो विस्पी गांव जो है वो विद्यापति ने इन्हें दान में दिया था। निधन की बात कर लेते हैं विद्यापति जी के। विद्यापति का निधन 1460 ईस्वी को माना जाता है। हालांकि इसमें 1447, 1448 ईस्वी भी कई विद्वान मानते हैं। और हुआ कहाँ था निधन? बाजितपुर गांव, दरभंगा जिले के अंतर्गत इनका निधन हुआ था। देखिए, निधन के विषय में, विद्यापति के निधन के विषय में भी एक जनश्रुति प्रचलित है। किंवदंती है कि जब विद्यापति का मृत्यु का समय जो पास आया, वृद्धावस्था को विद्यापति प्राप्त हुए, तो उनकी जो एक विद्यापति के मन में एक हार्दिक इच्छा थी, वो इच्छा ये थी कि मेरी मृत्यु जो है वो गंगा के किनारे हो। तो विद्यापति, जब उन्हें आभास हुआ कि अब अंत समय आ चुका है, तो विद्यापति विस्पी गांव से चल पड़ते हैं गंगा के किनारे की ओर। और वृद्धावस्था है, अब चल पड़े हैं। तो ये गांव है ना जो बाजितपुर गांव में जा पहुंचते हैं, तब वृद्धावस्था के कारण और चल नहीं पाते हैं, थकावट आ जाती है, थक जाते हैं, तो वहीं रुक जाते हैं बाजितपुर में और गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि अब और नहीं चला जाता। तो कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि गंगा वहां चलकर आई और जो है बाजितपुर गांव में गंगा के किनारे विद्यापति का देहावसान हुआ। और इनके निधन के विषय में प्रसिद्ध है। देखिए, विद्यापतिक आयु अवसान कार्तिक धवल त्रयोदशी जान। विद्यापति का जो आयु अवसान कब हुआ? कार्तिक यानी कि कार्तिक मास की धवल यानी कि शुक्ल पक्ष बोलते हैं, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को इनका जो है बाजितपुर गांव में गंगा वहां चलकर आई और उनका देहावसान विद्यापति का हुआ। जहां विद्यापति की मृत्यु हुई वहां पर एक शिव मंदिर बना हुआ है। और जिस दिन मृत्यु हुई विद्यापति को, कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को, उस दिन वहां पर एक जो है भव्य मेला लगता है विद्यापति के मृत्यु वाले दिन और निधन वाले दिन। और वहां शिव मंदिर भी बना हुआ है। बाजितपुर गांव है, दरभंगा जिले के अंतर्गत। आगे चलिए देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति का समय जन्म जो है 1360 ईस्वी से 1448 ईस्वी मानते हैं। निधन 1448 ईस्वी मानते हैं। बच्चन सिंह का मोस्ट था तो मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिया। हालांकि विद्वान जो हैं अलग अलग इनका जन्म काल मानते हैं। विद्यापति जी के पिता का नाम देखिए। विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर है। इन्हें योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी विद्यापति के पिता को। इन्होंने गंगा भक्ति तरंगिणी की रचना की थी। दुर्गा भक्ति तरंगिणी की रचना तो विद्यापति करते हैं, गंगा भक्ति तरंगिणी की रचना इन्होंने की थी। ये राजा गणेश्वर के सभा पंडित थे। कौन? गणपति ठाकुर, विद्यापति के पिता जो हैं वो राजा गणेश्वर, तिरहुत के राजा थे। शिव सिंह के पिता थे गणेश्वर। और यही कारण है
कि ये राजा गणेश्वर के स्वभाव पंडित थे, इसीलिए बचपन में ही 10-11 वर्ष की अवस्था में ही विद्यापति जो है अपने पिता के साथ राज दरबारों में जाने लग गए थे। दरबारी वातावरण का संस्कार जो होता है वो विद्यापति को बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही मिलने लग गया था। पिता भी जो है गणेश्वर के दरबार में कविता करते थे, विद्यापति भी बाल्यावस्था में से ही कविता करने लगे थे। उस माहौल को देखकर जो वो संस्कार थे वो उसी तरह के उनमें पनपने लगे। और ये भी जैसे गणपति ठाकुर का भी जो है तिरहुत के दरबार में सम्मानीय स्थान था, उसी तरह विद्यापति भी है जो है अनेक राजाओं के दरबार में रहे, अनेक आश्रयदाताओं के दरबार में आश्रय में ये रहे। उनमें से प्रमुख जैसे कि मैंने आगे लिखा भी है कि कीर्ति सिंह, देवी सिंह, भव सिंह, शिव सिंह ये मुख्य है। और कीर्ति सिंह और भव सिंह, देवी सिंह तो इनके बराबर के थे, यानी कि इनके समवयस्क थे और इन्हीं की आयु के थे। शिव सिंह इनसे 2 साल बड़े थे। अब देखिए माता का नाम क्या है। विद्यापति की माता का नाम हांसिनी देवी और गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र माना जाता है। चलिए आगे देखिए, विद्यापति के आश्रयदाता शासक कौन कौन है। कीर्ति सिंह है, जिनकी जो है यशोगान में इन्होंने अवहट्ट में कीर्ति लता लिखी ही है। देवी सिंह है, देवी सिंह के आश्रय में ये सर्वाधिक रहे थे। कीर्ति सिंह, देवी सिंह, भव सिंह, शिव सिंह, और शिव सिंह की यशोगान में इन्होंने कीर्ति पताका लिखी। अब इनमें से जो कीर्ति सिंह और देवी सिंह है ये तो विद्यापति के जो है हम उम्र हैं, उनके बराबर के हैं। शिव सिंह इनसे 2 वर्ष बड़े हैं, 2 वर्ष बड़े। देवी सिंह के दरबार में जो है विद्यापति सर्वाधिक समय तक रहे थे। कीर्ति सिंह की यशोगान में कीर्ति लता लिखते हैं, शिव सिंह के यशोगान में कीर्ति पताका लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विद्यापति जो है वो संधि काल यानी कि संक्रमण काल के कवि है। विद्यापति का परिचय हम देख रहे हैं। संधि काल, संक्रमण काल के कवि हैं। संधि काल यानी कि जब एक काल समाप्ति की ओर हो और दूसरा काल बीज रूप में उदय की ओर हो, ऐसे ही विद्यापति का समय है। विद्यापति के समय भी आदिकाल जो है, आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां जो हैं वो समाप्त हो रहा था, आदिकाल समाप्त हो रहा था और भक्ति काल का जो है उदय हो रहा था अपने बीज रूप में। तो विद्यापति जो है वो दोनों कालों का जो एक समय होता है, एक समाप्ति पर होता है और एक उदय हो रहा होता है, उसे हम संधि काल, संक्रमण काल कहते हैं। नई प्रवृत्तियां जो है उनका उदय हो रहा होता है, पुरानी जो प्रवृत्तियां हैं पिछले काल की वो जो है वहाँ पर समाप्ति की ओर होती हैं। तो ऐसा काल को हम संधि काल या संक्रमण काल कहते हैं। अपनी रचनाओं विशेषकर पदावली के माध्यम से विद्यापति न केवल भारत में अपितु विश्व में अपनी अलग पहचान रखते हैं। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। वो कहते हैं कि बंगला भाषा वाले कहते हैं कि विद्यापति हमारे कवि हैं, और बिहार वाले अपनी ओर, बिहार वाले कहते हैं कि विद्यापति, क्योंकि वो मैथिली भाषा जो जन भाषा थी दरभंगा जनपद के अंतर्गत आती थी, तो विद्यापति ने पदावली रची। तो बिहार वाले कहते हैं कि विद्यापति जो है हमारी ओर, अपनी ओर मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विद्यापति जो है वो क्षेत्रीय सीमा में नहीं बंधे हुए हैं। वे पूरे हिंदी साहित्य के कवि हैं। क्योंकि विद्यापति की लोकप्रियता में चैतन्य महाप्रभु का बड़ा योगदान रहा। पदावली बंगाल, असम में भी बहुत प्रसिद्ध है, तो बंगाल वाले भी उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। विद्यापति के व्यक्तित्व पर हम विचार करते हैं, कृतित्व पर विचार इसके बाद में करेंगे। व्यक्तित्व देखते हैं कैसा है विद्यापति का। परस्पर विरोधी विचारधाराओं से युक्त जो है विद्यापति का व्यक्तित्व है। विद्यापति बहुमुखी, बहुआयामी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। तो देखिए, दरबारी कवि होते हुए भी विद्यापति जो है वो जन कवि हैं। अब दरबारी भी हैं और जन कवि भी हैं। ये सभी कवियों में आपको ये जो है विशेषताएं आपको नहीं मिलेंगी जो विद्यापति में है। विद्यापति दरबारी भी हैं और जन कवि भी हैं। कैसे हैं? दरबारों में रहे, दरबारों की विलासिता व ऐश्वर्य उनके सामने था। दूसरी ओर अपनी धरती व जनजीवन से जुड़े हुए वे रहे।
उसे उन्होंने नहीं छोड़ा। इतना जो वातावरण विलासिता का, ऐश्वर्य का, दरबारी वातावरण उनके सामने था, लेकिन वे अपनी धरती से जुड़कर रहे, अपने जन से जुड़कर रहे, अपनी जन भाषा से जुड़कर रहे, इसीलिए वो जन कवि भी कहलाए। दरबारों की विलासिता में वे जाकर डूबे नहीं कभी भी, और अपने आप को धरती और जन से उन्होंने जोड़े रखा। तो विद्यापति दरबारी भी हैं और जनकवि भी हैं। आश्रयदाताओं के दरबार में रहते थे, वीरता व उदारता का यशोगान किया है, कीर्ति लता लिखी है, कीर्ति पताका लिखी है। लेकिन दूसरी ओर वे जन में, मैथिली में पदावली लिखते हैं, जो जन जन का कंठहार, लोक का कंठहार हुई। श्रृंगारी होते हुए भी वे भक्त कवि हैं। विद्यापति श्रृंगारी हैं लेकिन वे भक्त भी हैं। ये देखिए विरोधाभास है, श्रृंगारी भी हैं और भक्त कवि भी हैं। देखिए पदावली के जो उनके अधिकतर पद हैं, मूलतः उनकी रचनाओं का विषय क्या है? श्रृंगार रस। ये आपने मान के चलना है कि विद्यापति एक श्रृंगारी कवि हैं। यह सर्वमान्य मत भी है। मूलतः उनकी रचनाओं का विषय जो है वो श्रृंगार रस है, लेकिन वो भक्त भी हैं, शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, शाक्त भी हैं, समार्त भी हैं। तो वो भक्त भी हैं। कुछ विद्वानों ने विद्यापति को भक्त कवि माना भी है। जनश्रुति है कि चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाते गाते भाव विह्वल होकर जो है समाधिस्थ हो जाते थे, समाधि में चले जाते थे। और कुछ लोग कहते हैं कि मूर्छित हो जाए, एक ही बात है, वो मतलब एकदम ध्यान में रम जाते थे। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। तो अलग अलग मत है, वो श्रृंगारी भी हैं, भक्त कवि भी हैं। आगे देखिए, विद्यापति शैव, वैष्णव, शाक्त, समार्त होते हुए भी संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं। देखिए सभी धर्मों को मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं, धार्मिक संकीर्णता में नहीं फंसे हैं विद्यापति बिल्कुल भी, और किसी एक धर्म विशेष का ठप्पा उन्होंने अपने ऊपर नहीं लगने दिया है। लेकिन वो सभी की मान्यता जो रखते हैं, सभी धर्मों को वो मानते हैं। शैव शिव के उपासक माने जाते हैं, वैष्णव भी माने जाते हैं। पदावली में राधा कृष्ण की प्रणय लीला से संबंधित पद हैं, तो वो वैष्णव हैं, कृष्ण भक्त हैं माने जाते हैं। साथ ही पदावली में शिव, दुर्गा, गंगा की स्तुति भी वो करते हैं। दुर्गा, जानकी से संबंधित भी पद उनके मिलते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो वैष्णव संप्रदाय के सबसे बड़े नेता थे, वो इनके पदों को गाते गाते, मैंने पहले भी बताया कि भाव विभोर हो जाते थे, समाधि में चले जाते थे। शाक्त भी हैं, शक्ति के उपासक है, दुर्गा भक्ति तरंगिणी लिखते हैं, गंगा की स्तुति भी करते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि वो शैव हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं, स्मार्त हैं, लेकिन संप्रदाय निरपेक्ष भी हैं। ये विशेषताएं आपको सभी कवियों में नहीं मिलेंगी। और विद्यापति जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है। इसलिए साथियों मैं आपको सारी जो है बातें वो विस्तार से बताता हुआ विद्यापति के बारे में चलूँगा। विद्यापति एक ऐसे कवि हैं कि हो नहीं सकता कि किसी परीक्षा में उनसे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछा ना जाए। तो दरबारी होते हुए भी जनकवि हैं, श्रृंगारी होते हुए भी भक्त कवि हैं। विद्यापति शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, शाक्त और समार्त होते हुए भी संप्रदाय निरपेक्ष कवि माने जाते हैं। आगे देखिए, विद्यापति धर्म, दर्शन, भूगोल, न्यायशास्त्र, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, वेद, पुराण आदि में पारंगत हैं। बहुमुखी व्यक्तित्व है। धर्म व दर्शन का उन्हें ज्ञान है। भूगोल से संबंधित उन्होंने रचना लिखी है भू परिक्रमा। कौन सी लिखी है? भू परिक्रमा। हालांकि इसका विस्तार से हम आगे जो इनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे भी। संस्कृत की ये रचना है, राजा देवी सिंह की आज्ञा से रचित है। तो यहाँ मिथिला से नेमिषारण्य तक के जो तीर्थों का वर्णन इन्होंने किया है। तो भूगोल का भी ज्ञान है, धर्म का भी ज्ञान है, दर्शन का भी ज्ञान है, न्यायशास्त्र के ज्ञाता हैं, ज्योतिष हैं, तर्कशास्त्र में माहिर हैं। तो ये सारी जो बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी हैं विद्यापति। आगे देखिए, अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं। संस्कृत का ज्ञान है, बंगला, मैथिली, अपभ्रंश, अवहट आदि में रचनाएं की हैं। विद्यापति जो हैं सभी भाषाओं पर, उस समय की जो तमाम भाषाएं थी, समान रूप से अधिकार रखते हैं। संस्कृत जो शास्त्रों की भाषा थी, उसमें उन्होंने 10 ग्रंथों का प्रणयन किया है। 10
11 का एक नाटक भी उन्होंने लिखा है। 2 कृतियां, प्रसिद्ध कृतियां उनकी अवहट में हैं और एक उनकी प्रसिद्धि का आधार तो मैथिली में रचित आपको पता ही है कि पदावली है ही। तो अवहट अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप जो उस समय लोक साहित्य की भाषा रही थी, तो उसमें भी वो रचना कर रहे हैं। तो अपभ्रंश के प्रवर्ती रूप में अवहट में कीर्तिलता कीर्तिपताका उन्होंने लिखी है। अब आगे देखिए, वे कवि भी थे, अच्छे कवि थे, श्रृंगारी और भक्त कवि थे, नाटककार भी थे। गोरक्ष विजय उनका एक नाटक है, देखिए गोरक्ष विजय। वे नीतिकार भी हैं, नीति से संबंधित उनकी पुस्तक है पुरुष परीक्षा। तो वे नाटककार हैं, गोरक्ष विजय नाटक लिखा है, नीतिकार भी हैं, पुरुष परीक्षा लिखी है, राजनीतिज्ञ भी हैं। वो राजनीतिज्ञ भी माने जाते हैं। विभाग सार रचना उन्होंने लिखी हैं, विभाग सार, जिसमें उत्तराधिकारी व दाय भाग की व्यवस्था दी गई है। भक्त हैं, पदावली लिखी है, कृष्ण भक्ति से संबंधित है। पराक्रमी भी थे, दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ से छुड़वा कर ले आते हैं अपने जो आश्रयदाता शासक हैं उन्हें। जौनपुर के शासक की आलोचना भी इन्होंने जो है अपनी रचना में कीर्तिलता में की है। आगे देखिए, विद्यापति की उपाधियां कौन कौन सी हैं। विद्यापति की उपाधियां देखिए, मैथिल कोकिल कहे जाते हैं, मिथिला के विद्वानों के द्वारा दी गई उपाधि है। जनभाषा मैथिली में इन्होंने पदावली रची है। देखिए, मैथिली भाषा में पदावली की रचना के कारण मैथिल कोकिल, और ये पदावली के पद हैं जो जन जन के कंठहार हुए, लोग गाते थे। अभिनव जयदेव दूसरी उपाधि देखिए, अभिनव जयदेव। जयदेव जो हैं वो संस्कृत में गीत गोविंद लिखते हैं। जयदेव ने संस्कृत में गीति काव्य की परंपरा का आरंभ किया, गीत गोविंद की रचना की। उसी की तर्ज पर विद्यापति ने पदावली रची, सफुट पद रचे, अपने गीति काव्य परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया। और जो भक्ति काल में हमें कबीर, मीरा, सुर आदि के मुक्तक पदों में भी दिखाई देती है। तो जयदेव की गीति काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने, विकास के कारण इन्हें जो है अभिनव जयदेव की उपाधि, इनके आश्रयदाता शिव सिंह ने यह उपाधि इन्हें दी थी। और विद्यापति जो है ओहिनवा राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे थे। तो गीतों के भाव, वैशिष्ट्य, माधुर्य गुण से प्रभावित होकर शिव सिंह ने अभिनव जयदेव इन्हें कह दिया था। चलिए आगे देखिए, पंचदेव उपासक। पंचदेव उपासक 5 देवताओं के उपासक हैं, माने जाते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी संप्रदाय निरपेक्ष हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने यह उपाधि दी। जातीय कवि, अपरूप का कवि कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में दशावधान दिल्ली के शासक ने कहा। क्या कहा? दशावधान। किसने कहा? दिल्ली के शासक ने 10 तरीके के कार्यों को 10 कार्यों को जो मन एकाग्र करके कर सके, 10 चीज़ों का अवधान जो ध्यान कर सके, वो है दशावधान। तो जब दिल्ली का बादशाह शिव सिंह को कैद करके अपनी राजधानी ले जाते हैं, तो उस समय अपने स्वामी की दयनीय जो दशा हो जाती है, उससे क्षुब्ध होकर विद्यापति भी दिल्ली चले जाते हैं और अपनी मादक रचनाओं से जो है सम्राट को इतना मुग्ध कर देते हैं कि वो शिव सिंह को छोड़ देता है। तो वहाँ पर वो दिल्ली का शासक जो है दशावधान की इन्हें उपाधि देता है। 10 तरह के कार्यों को जो पूर्ण मनोयोग से कर सके, वो है दशावधान। और विद्यापति बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, बहुआयामी उनका व्यक्तित्व है, तो उनके लिए उपाधि जो है वो जंचती भी है, सही भी बैठती है। खेलन कवि की इन्हें उपाधि दी गई थी। सोम ने कीर्तिलता में सोम को जो है विद्यापति ने खेलन कवि कहा, क्योंकि ये चरित्र नायक जो हैं उसके समवयस्क थे, इसलिए खेलन कवि। कुछ कवि कहा बाबूराम सक्सेना व हरप्रसाद शास्त्री। नायिका के कुचों को जो है कनक शंभू कहा है विद्यापति जी ने। आगे चलिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विद्यापति की निम्नलिखित 16 उपाधियों का उल्लेख किया है। कौन कौन सी उपाधियां हैं? देखिए, अभिनव जयदेव,
ये उपाधियां महत्वपूर्ण। 2 दशावधान, 3 नंबर कवि, 4 नंबर कवि शेखर, कवियों के चंद्रमा, नव कवि शेखर, कवि कंठाहार, कवियों के कंठ के हार, सुकवि कंठाहार, कवि रत्न, कवियों में रत्न, कवि वर, कवियों के वर, कवि रंजन, सरस कवि, खेलन कवि। शोम ने कहा है, अभी हमने पीछे देखा। सुकवि, महाराज पंडित, राज पंडित और कंठाहार। 16 उपाधियों की जो चर्चा की है, उल्लेख किया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अभिनव जयदेव, दशावधान, कवि, कवि शेखर, नव कवि शेखर, कवि कंठाहार, सुकवि कंठाहार, कवि रत्न, कवि वर, कवि रंजन, सरस कवि, खेलन कवि, सुकवि, महाराज पंडित, राज पंडित और कंठाहार। ये 16 उपाधियां जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनका उल्लेख जो है वो किया है। अब जो सबसे विवादास्पद विषय है विद्यापति के विषय में, विद्यापति श्रृंगारिक कवि या भक्त कवि, ये जान लीजिए आप क्या है। सर्वमान्य मत तो श्रृंगारिक कवि बताता है, लेकिन इस संबंध में विद्वानों के 3 मत जो हैं वो बहुत प्रचलित हैं। कि ये 3 मत कौन से हैं विद्वानों के? इससे संबंधित विद्वानों के 3 मत है। पहला मत, विद्यापति रहस्यवादी कवि हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि विद्यापति जो हैं वो रहस्यवादी कवि हैं। दूसरा मत, विद्यापति श्रृंगारिक कवि हैं। और तीसरा मत, विद्यापति जो है वो भक्त कवि हैं। तो कौन कौन से विद्वान हैं जो इन मत को जो है मानने वाले हैं, तो ये देख लेते हैं हम। सबसे पहला मत मानने वाले विद्वान और मत क्या है? विद्यापति रहस्यवादी है। ये मानने वाले विद्वान हैं ग्रियर्सन, कुमारास्वामी, जनार्दन मिश्र और नागेंद्र नाथ गुप्त। ग्रियर्सन, कुमारास्वामी, जनार्दन मिश्र और नागेंद्र नाथ गुप्त जो है वो मानते हैं कि विद्यापति जो है वो रहस्यवादी हैं। ग्रियर्सन के अनुसार राधा जीवात्मा है और कृष्ण जो है परमात्मा है, और विद्यापति के काव्य में रहस्यवादिता है। कुमारास्वामी भी उनमें रहस्य भाव जो है वो देखते हैं। जनार्दन मिश्र, नागेंद्र गुप्त, तो ये सब इन्हें रहस्यवादी मानते हैं। किसे? विद्यापति को। अब विद्यापति को श्रृंगारिक कौन मानता है? दूसरा मत देखिए, विद्यापति को श्रृंगारिक मानने वाले विद्वान, ये सर्वमान्य है। विद्यापति श्रृंगारिक कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे पहले, देखिए नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। जो लोग विद्यापति को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहते हैं, उन्हें शुक्ल जी ने आड़े हाथों लिया है और कहा है कि आजकल जो है आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये कथन भी है शुक्ल का, और मैंने इसलिए बताया कि ये मोस्ट भी है। आगे मैं लिखवा भी दूंगा इसे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को भक्त कवि ना मानकर क्या मानते हैं? श्रृंगारिक मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी विद्यापति को जो है श्रृंगारिक मानते हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एक प्रसिद्ध कथन है इस विषय में कि विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, व्यय संधि में ईश्वर संधि कहाँ, सद्य सनाता यानी कि जो तुरंत ही अभी जो नहाई हुई नायिका है उसके बारे में विद्यापति बताते हैं। सद्य सनाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। अभिसार जो प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, जो अभिसार कहते हैं, जो प्रिय से मिलने जाए। अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना का साधन नहीं, ऐसा मानना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। और विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। हरप्रसाद शास्त्री विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। सुभद्रा झा, रामवृक्ष वेनीपुरी, बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह भी श्रृंगारी कवि मानते हैं इन्हें। कहते हैं कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक हैं, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। यह कथन है
बच्चन सिंह का। तो श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हरप्रसाद शास्त्री, सुभद्रा झा, राम वृक्ष बेनीपुरी और बच्चन सिंह। तो ये हो गया श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वानों का जो मत है। कौन कौन से विद्वान श्रृंगारी कवि मानते हैं? रहस्यवादी मानने वाले जो विद्वान है ग्रियर्सन, कुमारास्वामी, जनार्दन मिश्र, नागेंद्र नाथ गुप्त। और श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हरप्रसाद शास्त्री, सुभद्रा झा, राम वृक्ष बेनीपुरी और बच्चन सिंह। तीसरे मत पर आइए आप, विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय। ये सब कहते हैं, तीनों ही विद्वान कहते हैं कि विद्यापति भक्त कवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पदावली के विषय में कहते हैं कि इस पुस्तक के पदों ने आगे चलकर बंगाल, आसाम और उड़ीसा के वैष्णव भक्तों को प्रभावित किया और यह उन प्रदेशों के भक्ति साहित्य में नई प्रेरणा और नई प्राणधारा संचारित करने में समर्थ हुई। और पूर्वी जो प्रदेश हैं वहाँ सभी जगह यह पुस्तक जो है धर्म ग्रंथ की महिमा पाती है। कौन सी पुस्तक? पदावली। और इसीलिए जो है वो विद्यापति भक्त कवि हैं, ये मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विद्यापति को भक्ति के प्रसंग में श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि मानते हैं। तो तीन मत विद्यापति जी के विषय में कि एक तो रहस्यवादी कवि माना, श्रृंगारी कवि माना जिन विद्वानों ने, और भक्त कवि माना हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय ने। अब आगे देखिए विद्यापति जी की रचनाएं। विद्यापति की रचनाएं, विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 14 मानी जाती है। 14 ग्रंथों की रचना विद्यापति ने की, जिसमें से 10-11 ग्रंथ तो उन्होंने संस्कृत में रचे। ये मोस्ट है, देखिए परीक्षाओं में पूछा गया है कि विद्यापति ने कितने ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की रचना विद्यापति द्वारा माना जाता है कि की गई थी? तो 14 ग्रंथों की रचना जो है विद्यापति द्वारा की गई थी। कई बार यह जो है परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ लिखा भी है। 10-11 ग्रंथ तो उन्होंने संस्कृत में लिखे हैं, जिन्हें हम आगे देखेंगे। 2 कृतिलता कृतिपता का अवहट में, एक उनका नाटक है गोरक्ष विजय, जिसमें 3-4 भाषाओं का संयुक्त रूप से उन्होंने प्रयोग किया है। और पदावली जो है वो जन की भाषा मैथिली भाषा में उन्होंने पदावली रची है। तो आगे देखिए, विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत व अवहट में हैं। पदावली की भाषा मैथिली है और पदावली ही वह रचना है जिसके कारण विद्यापति मैथिल कोकिल और उनकी जो है पहचान बनी। विद्यापति जी प्रसिद्धि का कारण जो पदावली ही रहती है विद्यापति जी के। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। कल हम विद्यापति जी की रचनाएं देखेंगे, संस्कृत की रचनाएं, अवहट की रचनाएं और पदावली के विषय में। और कल की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि जो विभिन्न विद्वानों के मत हैं विद्यापति के बारे में, वो हम सब जो है कल की क्लास में हम देखेंगे। तो साथियों, इस क्लास को मैं आज यहीं पर विराम देता हूं और आशा करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को लाइक, शेयर और हमारे जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ मैं यहाँ पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और कोई भी अगर बोलते समय या लिखते समय कोई त्रुटि रही हो, कोई गलती रही हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो नमस्कार, धन्यवाद।